हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है फ्रेंड्स? तो चलिए आज जो हमारी क्लास है फ्रेंड्स, उसमें मैं आपको बताऊंगी स्वतंत्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक, इसके बारे में आज की क्लास में मैं आप सभी को बताऊँगी। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, कल की क्लास में जो है मैंने आपको अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह के बारे में बताया था। कौन कौन सा विद्रोह हुआ था, उससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र कौन कौन से थे और उससे संबंधित नेता और नेतृत्व क्या क्या था, किस समय कौन सा आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों की क्लास जो थी फ्रेंड्स, वो कल की क्लास में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद फ्रेंड्स, जो आज की क्लास है ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आप सभी की। इसमें फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाली हूँ भारत का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। जिसने क्या किया था फ्रेंड्स, जो दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है फ्रेंड्स, इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से 1892 ईस्वी में क्या किया था, चुनाव जीता था। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये पूछा गया है, बंगाल विभाजन का निर्णय की जो घोषणा कब की गई थी। तो लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आता है बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ और इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एवं आदि नारे लगाए गए। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ कहा गया है कि जिस दिन बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में क्या हुआ था, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। फिर क्या हुआ था, बंगाल विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था और विरोध इसका कब हुआ था, 7 अगस्त 1905 में इसका विरोध हुआ था और 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। और इसकी जो फ्रेंड्स घोषणा कब की गई थी, तो लॉर्ड कर्जन ने इसकी घोषणा की थी कब, 20 जुलाई 1905 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा, ये फैक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ, इस दिन पूरे बंगाल में क्या हुआ था, शोक दिवस मनाया गया था। किस दिन? 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था, शोक दिवस मनाया गया था। और स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बंगाल एक क्या है, बंगाल एक है, आदि नारे लगाए गए थे। ठीक है, बंगाल क्या बताया था कि बंगाल एक है, इसमें वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे कुछ टिप्पणियाँ दी गई हैं। इसमें दिया गया जो कांग्रेस पर कुछ विशेष टिप्पणियाँ दी गई थी। कौन कौन सी टिप्पणियाँ दी गई, मैं पहला आपको बताती हूँ। डफरिन जो है फ्रेंड्स, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट दिया गया है कर्जन जो है फ्रेंड्स, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। नेक्स्ट कह रहा है अरविंद घोष ने फ्रेंड्स क्या कहता है, इसने कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। ठीक है, मरने ही वाली है, कौन है, अरविंद घोष, जो कांग्रेस में क्षय रोग से मरने ही वाले थे। इसके बाद नेक्स्ट आपके आते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक हैं। ठीक है, ये क्या है, लोक पदों के लिए भूखे राजनीतिक थे। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आप सभी को बंगाल का जो फ्रेंड्स विभाजन की घोषणा कब हुआ था, इसकी घोषणा जो फ्रेंड्स लॉर्ड कर्जन ने निर्णय घोषणा की थी 20 जुलाई 1905 में। और जो है बंगाल विभाजन के विरोध जो कलकत्ता टाउन में जो हुआ था फ्रेंड्स, टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी, वो 7 अगस्त 1905 को हुई थी। और बंगाल विभाजन में जो प्रभावी हुआ था तो 16 अक्टूबर 1905 को, और 16 अक्टूबर 1905 को इस दिन पूरे बंगाल में क्या हुआ था, शोक दिवस मनाया गया था। पॉइंट क्लियर हुआ, समझ में आया सभी को। नेक्स्ट देखिए, बिंदु दिया गया है 1893 ईस्वी में क्या हुआ था। 1893 ईस्वी का एक परिवर्तन बिंदु है। क्या है फ्रेंड्स, देखिए 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 ईस्वी अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे और सितंबर 1893 ईस्वी में वहां पर हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था। ठीक है, कितने मिनट बोलने का समय दिया गया था, 2 मिनट का समय दिया गया था। किसको? स्वामी विवेकानंद को। कब? तो 1893 ईस्वी में। ठीक है, सितंबर 1893 ईस्वी में वहां पर उन्हें हो रहे धर्म सम्मेलन में ही पहले ही दिन में उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था।
उसके बाद क्या होता है, जैसे ही उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया, तालियों की गड़गड़ाहट ने केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देश में लाकर खड़ा कर दिया था और उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि हिंदू तूफानी के नाम से किसे जाना जाता, तो वो है फ्रेंड्स स्वामी विवेकानंद। क्यों जाना जाता है? क्योंकि शिकागो में जो हो रहा था सर्व धर्म सम्मेलन जो हो रहा था, वहाँ पे इन्होंने क्या किया था, सिर्फ 2 मिनट उनको बोलने को मिले थे। वहाँ पे जो इन्होंने जो अपना वक्तव्य स्टार्ट किया, वहाँ पे भाइयों और बहनों इस तरीके से उन्होंने वहाँ पे जब बोला, तो उनके जो तालियों की गड़गड़ाहट थी, इससे क्या हुआ, उनको ये जो तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। ठीक है, और भारत को विश्व सर्वोच्च देश में लाकर खड़ा कर दिया गया था। नेक्स्ट है 1893 ईस्वी में 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष जो हैं 1872 से 1950 की भारत भूमि पर वापस हुई और 1893 ईस्वी में उन्होंने एक लेखामाला न्यू ले फॉर ओल्ड प्रकाशित किया था। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहे हैं कि 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट 1847 से 1933 ईस्वी भारत आई। अब वे वाराणसी शहर में रहने लगी। उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, जो एनी बेसेंट थी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, वे कहाँ की रहने वाली थी, बनारसी की रहने वाली थी। ठीक है, बनारसी की रहने वाली थी। उन्होंने कहा था कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम्ही लोगों में से एक हूँ। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, मैं संस्कृति से भी तुम्ही लोगों में से एक हूँ और क्या है, संस्कृति से भी तुम्हें लोगों से ही एक हूँ। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी जो है वो 1869 से 1948 ईस्वी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे से दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, महात्मा गांधी कब अफ्रीका गए थे, तो 1869 से 1948 ईस्वी में जो है अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए पॉइंट दिया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स कह रहा है, नोट देखिए यहाँ पे दिया गया है, स्वदेशी आंदोलन का जो विचार है सर्वप्रथम क्या इसके मन में आया था, तो वह है सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी ने 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाके में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए जो आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसको वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए जो दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने पहली बार स्वराज की मांग की थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कहते हैं कि स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी गरम दल एवं उदारवादी नरम दल नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो रास बिहारी बोस ने की थी। ठीक है, कंफर्म हूँ आप सभी को समझ में आया यहाँ तक। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है फ्रेंड्स, स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा। ठीक है, बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया था। ठीक है, जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने अपने देश भारत का जो है उन्होंने क्या लिखा है, वंदे मातरम गीत लिखा है। इसके बाद उन्होंने जो है बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला जो है वो राष्ट्रीय गीत है वहाँ बांग्लादेश का, वो भी उसके रचयिता कौन है, उसके भी रचयिता रविन्द्रनाथ ठाकुर है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है बाल गंगाधर तिलक जो है वो पहले कांग्रेसी नेता थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो है वो पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की थी। इन्होंने फ्रेंड्स क्यों इनको याद किया था, क्योंकि इन्होंने कई बार अपने देश की सुरक्षा के लिए, देश की लड़ाई के लिए उन्होंने क्या किया था, कई बार जेल में गए। उसके बाद नेक्स्ट 1857 में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई। इनको कितने 1.5 वर्ष की पूरे इनको कारावास हुई थी, किसके लिए, राजद्रोह के आरोप में। फिर क्या होता है 1908 ईस्वी में 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई। ठीक है, मतलब कि ये 18 माह का जब कारावास करके वापस आते हैं उसके बाद 1908 में फिर क्या होता है इनके साथ, फिर यह राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष के लिए कारावास हो जाता है इनको। फिर 1908 से 1914 वर्ष तक वर्मा के मांडले जेल से 6 वर्ष काटने पड़े इनको। ठीक है, मांडले जेल में 6 वर्ष उनको काटने पड़े थे, किसको, बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, और ये क्यों गए थे जेल में, तो राजद्रोह के आरोप की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेग के समय की ज्यादतियों में से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर एवं बालकृष्ण ने प्लेग अधिकारी रेड एवं एस्टवर्ट्स की हत्या कर दी थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या कहते हैं, बंगाल में जो क्रांतिकारी विचारधारा थी
इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, जो बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को वरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने फैलाया था। ठीक है, बंगाल में जो क्रांतिकारी हो रही थी इसकी विचारधारा किसने फैलाई थी, तो वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने फैलाया था। 1905 ईस्वी में क्या होता है कि वरिंद्र कुमार घोष जो हैं इन्हें भवानी मंदिर नाम की पुस्तिका लिखी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, भवानी मंदिर नाम की एक पुस्तिका लिखी जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई थी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 1906 ईस्वी में इन दोनों ने मिलाकर के युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। किसने फ्रेंड्स युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, तो वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने जो है ये दोनों लोग ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स 1893 ईस्वी वर्ष का एक परिवर्तन बिंदु मैंने आपको पहले बता दिया था कि 1893 ईस्वी में क्या होता है, स्वामी विवेकानंद जो हैं वो 1863 ईस्वी से 1902 ईस्वी तक अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे और सितंबर 1893 ईस्वी में क्या होता है, वहां पर हो रहे जो सर्वप्रथम सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट का बोलने का समय मिला था, जिसमें उन्होंने क्या किया था, 2 वक्त बोले थे। अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया, उतने में ही क्या होता है, तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि पूरे भारत को, पूरे विश्व को सर्वोच्च देश में लाकर के खड़ा कर दिया था। भारत को, ठीक है, विश्व के सर्वोच्च देश में लाकर खड़ा करते और उन्हें तूफानी हिंद के नाम से जाना जाता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। इसके बाद क्या होता है कि 1893 ईस्वी में 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष जो है वो 1872 से 1950 ईस्वी की भारत भूमि पर वापसी होती है इनकी, और 1893 ईस्वी में उन्होंने एक लेखमाला न्यू लेव फॉर ओल्ड प्रकाशित किया था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 16 नवंबर 1893 ईस्वी को एनी बेसेंट 1847 से 1933 ईस्वी भारत आई। और वे क्या की, वे कहाँ की रहने वाली थी, वे वाराणसी की रहने वाली थी और उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी तुम ही लोगों में से एक हूँ। ठीक है, ये किसने कहा था, ये कहा था श्रीमती एनी बेसेंट ने। ठीक है, और एनी बेसेंट के बारे में और आप लोग क्या क्या जानते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए इसके आगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए 1893 में ईस्वी में क्या होता है, महात्मा गांधी जो है 1869 से 1948 ईस्वी में अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए थे। फिर क्या होता है, क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 ईस्वी का जो वर्ष होता है वो महत्वपूर्ण है। नासिक में चापेंकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन स्थापित किया था। इसके बाद क्या होता है, बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलता समिति का गठन किया जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। अनुशीलता जो है समिति की 500 शाखाएं खोली गई थी। अनुशीलता समिति ने हेमचंद्र दस कानूनगो को पेरिस भेजा, जिसमें से क्या हुआ, रूसी क्रांतिकारी निकोलस सैन फ्रांसिसी में बम बनाना सीखा था। ठीक है, जो फ्रेंड्स निकोलस रामफिसी था, इसने बम बनाना कहाँ से सीखा था, तो उसने रूसी क्रांतिकारियों से सीखा था। ओके, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट यहाँ दिया गया है, महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की और अभिनव भारत संगठन के सदस्य जो हैं पीएन बापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए थे। ठीक है, बम बनाने की कला सीखने के लिए कहाँ गए थे, ये पेरिस गए थे। इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी चलती है, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय किसको जाता है, तिलक के पत्र केसरी मराठी को जाता है। इसके बाद तिलक जो है फ्रेंड्स, तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। नेक्स्ट कह रहा है, वैलेंटाइन सिराल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। इसके बाद कहता है कि महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन परांजपे ने किया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आता है कि जो काल का संपादन हुआ था वो किसने किया था, तो देखिए महाराष्ट्र से जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र है काल, इसका संपादन परांजपे ने किया था। ठीक है, किसने किया था फ्रेंड्स, परांजपे ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम कनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया, जिससे क्या हुआ, 2 महिलाओं प्रिंगले की पत्नी एवं बेटी की मृत्यु हो गई। इसके बाद क्या होता है, चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी थी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे खुदीराम बोस हैं
ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने देखिए जो मुजफ्फरपुर के जो जंग किंग्स फोर्ट थे, इनको जो है हत्या का खाली इन्होंने षड्यंत्र बनाया था। गलती से क्या हुआ था, जो बम है वो कनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया था, जिससे क्या होता है, दो महिलाओं यानी कि प्रिंगले की पत्नी और उसकी बेटी की मृत्यु हो जाती है और चाकी ने आत्महत्या कर ली। ठीक है, चाकी ने क्या कर लिया, आत्महत्या कर ली। और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष, सबसे कम उम्र की कौन से व्यक्ति हैं जिनको फांसी की सजा दी गई थी, तो वो हैं फ्रेंड्स खुदीराम बोस, जिनको मात्र 18 वर्ष की अवस्था में ही, 18 वर्ष की आयु में ही उनको फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक है, समझ में आया आप सभी को। इसके आगे चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है, खुदीराम बोस जो हैं वो बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता कौन थे, बरिंद्र कुमार घोष थे। ठीक है, युगांतर दल के नेता कौन थे, बरिंद्र कुमार घोष थे। इसके बाद नेक्स्ट कहता है कि 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कुमार वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब सलीम उल खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब बकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ और लीग का जो संविधान है 1907 ईस्वी में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ, जहां पर आंगा खां को इनका अध्यक्ष बना दिया गया। फिर क्या होता है, मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, खुदीराम बोस का जो है जन्म कब हुआ था, तो 1889 ईस्वी में हुआ था और ग्राम हबीबपुर, जिला मदीनापुर, पश्चिम बंगाल में। और पकड़ने वाली पुलिस का क्या नाम था, ये इनका नाम था फतेह सिंह एवं शिव प्रसाद मिश्रा। खुदीराम बोस के मुकदमे में जज कौन थे, तो कर्णडफ थे। सरकारी वकील कौन था, मानुक व विनोद मजूमदार थे। खुदीराम बोस की ओर से वकील कौन था, कालिदास बोस थे। और फांसी की तारीख क्या थी, 11 अगस्त 1908। एक हाथ में गीता लेकर खुदीराम बोस फांसी के तख्तर पर जाकर खड़े हुए थे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे बात होती भिकाजी रुस्तम कामा की। ये क्या थे फ्रेंड्स, इन्होंने भारतीय मूल की फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे, जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है। इनके माता पिता जो थे फारसी थे और इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम किया था। फिर क्या होता है फ्रेंड्स, 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने क्या किया था, विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी थी। फिर 16 अगस्त 1909 ईस्वी को क्या होता है, इसको मतलब मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया। ठीक है, इसके बाद 21 दिसंबर को 1909 ईस्वी को अनंत कन्हारे ने जैक्सन को गोली मारा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन कि अनंत कन्हारे ने किसको गोली मारी थी, तो जैक्सन को गोली मारा दी थी। कब मारी थी फ्रेंड्स, तो 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को। फिर इसके बाद जो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग है, इन्होंने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मैरी के स्वागत में किया था और इस दरबार में निम्न घोषणाएं भी की थी। तो किस किस चीज़ की घोषणाएं की गई थी फ्रेंड्स, देखिए जब देखिए ये जो है वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में जब दिल्ली में जो भव्य दरबार का आयोजन हुआ था, उसमें कौन कौन आया था, इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत में। ठीक है, तो उसमें किस किस चीज़ की घोषणा की गई थी, तो पहली घोषणा जो फ्रेंड्स की गई थी वो की गई थी बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। उसके बाद नेक्स्ट कहा गया था कि बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर के अलग एक प्रांत बनाया गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो तीसरी घोषणा की गई थी उसमें कहा गया था कि बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो चौथी घोषणा होती है उसमें कहा गया था कि राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई और 1912 ईस्वी में दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी बनी। ठीक है, दिल्ली की जो है भारत की राजधानी कब बनी, 1912 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है 23 दिसंबर 1912 ईस्वी में क्या होता है, 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को जब रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता, 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इसमें प्रमुख कौन कौन थे, तो मास्टर अमीचंद, दीनानाथ, अवधि बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार, विश्वास, हनुमंत सहाय एवं बालराज। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमीचंद जो हैं वो अवध बिहारी लाल
बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। इसके बाद क्या होता है, 1 नवंबर 1913 ईस्वी में अनेक भारतीयों ने लाला हृदय लाल के नेतृत्व में क्या किया था। 1 नवंबर 1913 में क्या होता है, जो अनेक भारतीय होते हैं इन्होंने लाला हृदय लाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। उसमें क्या होता है, सोहन सिंह जो होते हैं भक्सखना इनके प्रथम अध्यक्ष होते हैं और लाला हृदय लाल इनके प्रथम मंत्री एवं काशीराम जो है वो कोषाध्यक्ष चुने गए थे। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू में था। फिर क्या होता है, 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में छपने लगा। इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। ठीक है, अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा जो फ्रेंड्स लिखा जाता था ये पहले पेज पे लिखा जाता था। इसके बाद क्या होता है, देखिए अब तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स वो छपने लगा पेपर। पहले तो उर्दू भाषा में छपता था, ठीक है, उसके बाद फिर किस भाषा में छपने लगा, गुरुमुखी में। ठीक है, फिर क्या होता है, जो कोमागता मारू जहाज को महत्वपूर्ण विद्रोह, कौन कौन से विद्रोह हुए थे और उनसे संबंधित नेता कौन कौन से थे और ये किस समय में हुआ था, उससे प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से थे, कौन सा आंदोलन और विद्रोह कब हुआ था, तो इसके बारे में आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी। और इसके पहले की क्लास में जो है फ्रेंड्स मैंने आपको बहुत सी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट क्लास थी वो मैंने कल की क्लास में आपको करा दिया है। जिसने अभी तक क्लास नहीं अटेंड किया होगा आप लोग देख लीजिएगा चैनल पर जा करके। और सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करना मत भूलें। ठीक है, सभी लोग शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में भी, ताकि सभी लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें। और देखिए फ्रेंड्स, मैं जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं आपको लूसेंट्स पढ़ा रही हूँ। ठीक है, लूसेंट की जीके जीएस में आपको कवर करा रही हूँ। तो सबसे पहले इसमें मैंने आपको प्राचीन भारत का इतिहास बता दिया है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, वो 2 क्लासेस जो है कंप्लीट हो गया है। मैंने पार्ट वाइज भी बताया है और पूरा फुल वीडियो उसका फुल डिटेल मैंने महामैराथन क्लास करके उसका फुल डिटेल्स में भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स अब हमारा जो चल रहा है क्लास इस टाइम आधुनिक भारत का इतिहास के बारे में चल रहा है। तो इसमें फ्रेंड्स जो है मैंने आपको उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में बता दिया है, भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन किस प्रकार से हुआ और क्या क्या उन्होंने आकर के हमारे भारत में किस प्रकार से अपनी जो कंपनियां अपने स्थापना की उसके बारे में मैंने आपको बताया। बंगाल पर अंग्रेजों का किस प्रकार से आधिपत्य हुआ वो मैंने आपको बताया। अंग्रेजों के मैसूर से संबंध, सिख एवं अंग्रेज और कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के बारे में मैंने आपको बता दिया। जो आज की क्लास है फ्रेंड्स इसमें मैं आपको बताऊंगी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह, जो आपके एग्जाम यानी कि आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, अदर कोई भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सभी में आपका क्या होगा, ये इंपॉर्टेंस रहेगा और आपको कोई सा भी एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए आपको ये जो है हेल्प करेगा। ओके, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह और आंदोलन। तो देखिए सबसे पहले कौन से आंदोलन की बात यहाँ पे कर रहा है, तो जो आंदोलन और विद्रोह है सबसे पहले यहाँ पे है सन्यासी विद्रोह। ठीक है, सन्यासी विद्रोह जो है फ्रेंड्स इससे जो प्रभावित क्षेत्र था कौन सा था, तो बिहार और बंगाल जो है ये इससे प्रभावित क्षेत्र हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसके संबंधित नेता और नेतृत्व किसने किया था, तो केंद्र सरकार एवं दारजी नारायण ने किया था। और किस समय में ये हुआ था, तो 1960 से 1800 ईसा पूर्व में ये जो है सन्यासी विद्रोह हुआ था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका होता है फकीर विद्रोह। ठीक है, फकीर विद्रोह जो होता है फ्रेंड्स इसमें जो प्रभावित क्षेत्र होता है वो होता है आपका बंगाल। ठीक है, फकीर विद्रोह से आपका जो बंगाल का क्षेत्र होता है वो प्रभावित होता है और इसके जो है संबंधित नेता कौन थे, तो मजनू शाह थे और चिराग अली थे। ये कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 1776 ईस्वी से 1707 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है बेलूथम्बी। बेलूथम्बी जो है फ्रेंड्स, बेलूथम्बी को कहा जाता है, बेलाटम्पी विद्रोह भी कहा जाता है। ये फ्रेंड्स जो है ये ट्रावणकोर में हुआ था। ठीक है, ये ट्रावणकोर में इससे जो है प्रभावित हुआ था, ट्रावणकोर शहर, और इससे जो संबंधित नेता हैं वो कौन थे, बेलूथम्बी थे। ठीक है, और ये कब हुआ था, 1808 से 1809 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका आता है भील। भील जो है फ्रेंड्स ये हुआ था पश्चिमी घाट पे, सेवाराम 1825 से 1831 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे पागलपंथी। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह जो हुआ था फ्रेंड्स ये हुआ था आपका आसाम शहर जो है इससे प्रभावित हुआ था और इसकी जो है नेतृत्व किया था टीपू सुल्तान ने। ओके, और ये कब हुआ था, ये तो फ्रेंड्स आपका 1825 से 1827 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम बात करेंगे अहोम विद्रोह। ठीक है, अहोम विद्रोह से पहले भी फ्रेंड्स बहुत से आपके विद्रोह हुए थे, जैसे कि मैं आपको बता दूं सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह हो गया, चुआरो विद्रोह हो गया,
पाली गरो का विद्रोह हो गया, बेला टाम्पी का विद्रोह हो गया, भील विद्रोह, रामोसी विद्रोह हुआ था, पागलपंती विद्रोह। और इसके बाद क्या मैंने आपको बताया, अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह जो है फ्रेंड्स, इससे जो है जो राज्य संबंधित है, ठीक है, जो प्रभावित हुआ था क्षेत्र वो है असम, प्रभावित हुआ था अहोम विद्रोह से। और इसमें जो है फ्रेंड्स नेतृत्व किसने किया था, तो गोमधर कुंवर ने किया था। ओके, और ये कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 1828 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बहावी। बहावी जो है फ्रेंड्स, इससे उत्तर भारत, ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत जो है, जो फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ बताया, बहावी जो है इससे जो है बिहार और उत्तर पश्चिम भारत जो है वो जो है इससे प्रभावित हुआ था। और इसके नेतृत्वकार कौन थे, तो सैयद अहमद अली थे। 1831 से 1860 ईसा पूर्व में ये विद्रोह हुआ था। ओके, इसके बाद आपका आता है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जो फ्रेंड्स आपका होता है, ये होता है छोटा नागपुर में, इससे प्रभावित होता है। और इसको जो है इससे जो संबंधित नेता हैं जिसने नेतृत्व किया था ये कोल विद्रोह में, वो बुद्धो भगत और गंगा नारायण थे। ठीक है, कब हुआ था, तो 1831 से 1832 ईसा पूर्व में हुआ था। ओके, समझ में आ रहा है सभी को? कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए यहीं से आप सबका क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाया होगा तो आपको पता होगा, अगर आपने नहीं भी लगाया तो भी मैं आपको बता देती हूँ कि यहीं सबसे आपका क्वेश्चन आंसर जो है बनता है एग्जाम में। फिर आप लोग कंफ्यूज जाते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है संथाल। संथाल जो है फ्रेंड्स, इससे प्रभावित क्षेत्र आपका बंगाल और बिहार है। और सिद्धू और कान्हू जो हैं, ये जो दो लोग थे, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। और ये 1855 से 1856 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद आपका आता है मुंडा विद्रोह। जो मुंडा विद्रोह होता है फ्रेंड्स, ये आपका हुआ था बिहार में हुआ था। और इसका जो है बिरसा मुंडा ने जो है नेतृत्व किया था। 1899 से 1900 ईसा पूर्व में ये विद्रोह हुआ था। इसके बाद आपका आता है फ्रेंड्स नील। तो नील जो है फ्रेंड्स, ये एक आंदोलन होता है, नील आंदोलन। जो इससे जो प्रभावित क्षेत्र होता है वो होता है बंगाल। ठीक है, और इसके जो फ्रेंड्स हैं वो कौन है, दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, और कब हुआ था, तो 1859 से 1860 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके बाद आपका आता है पावन विद्रोह। ठीक है, पावन विद्रोह जो है फ्रेंड्स, ये होता है आपका, इससे जो संबंधित जो क्षेत्र होता है प्रभावित होता है वो भी क्या होता है, बंगाल ही इससे प्रभावित होता है। और ये फ्रेंड्स आपका आता है ईशान चंद्र राय शंभूपाल। ठीक है, इसके नेतृत्व किसने किया था, ईशान चंद्र राय शंभूपाल ने किया था। कब किया था, 1893 से 1896 ईस्वी में। ओके, इसके बाद आते हैं आपके फ्रेंड्स मोपला। मोपला जो होते हैं फ्रेंड्स, ये मालाबार केरल में इससे संबंधित है। ठीक है, जो इससे प्रभावित होता है मोपाल विद्रोह से, तो मालाबार और केरल जो है ये संबंधित होते हैं, ये प्रभावित होते हैं देश जो है क्षेत्र। और इसका जो है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें किसने नेतृत्व किया था, तो अली मुसलियर ने किया था। और कब हुआ था, तो 1921 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद आता है आपका कूका आंदोलन। कूका आंदोलन जो है फ्रेंड्स, ये आपका होता है पंजाब, इससे जो होता है पंजाब क्षेत्र जो होता है वो प्रभावित होता है। और इसका नेतृत्व कौन करता है, इसके विरुद्ध जो मतलब कार्य किया था, किसने किया था, भगत जवाहर मल एवं राम सिंह ने किया था। और ये किस समय में होता है कूका आंदोलन, तो 1840 से 1872 ईसा पूर्व में ये जो है कूका आंदोलन होता है। इसके बाद आपका आता है फ्रेंड्स रंपा। रंपा जो है फ्रेंड्स, ये भी एक प्रकार का रंपा विद्रोह है, जिससे जो प्रभावित होने वाला रंपाओं का विद्रोह जो है फ्रेंड्स, इससे प्रभावित होने वाला जो देश है, क्षेत्र है, वो है आंध्र प्रदेश, इससे प्रभावित हुआ था। और इसका नेतृत्व जो किया था फ्रेंड्स, तो सीताराम राजू ने किया था। ठीक है, किसने किया था, सीताराम राजू ने किया था। और कब किया था फ्रेंड्स, 1869 ईस्वी में इसको किया था। नेक्स्ट आपका आता है ताना भगत बिहार। ताना भगत बिहार जो है फ्रेंड्स, उसको जतरा भगत ने किया था और 1914 ईस्वी में किया था। ठीक है, इसके बाद आता है तेभांग बंगाल। फिर इसके बाद तेभाका जो आता है फ्रेंड्स, तेभांगा आंदोलन जो होता है, ये होता है फ्रेंड्स, इससे प्रभावित होने वाला जो जगह होता है वो होता है बंगाल। ठीक है, और इसको फ्रेंड्स जो है मैं आपको बता दूं, इसको जो नेतृत्व करते हैं संबंधित जो होते हैं वो होते हैं कंपारम सिंह एवं भवन सिंह होते हैं। ठीक है, और ये कब होता है, तो 1946 ईस्वी में होता है। अब बताइए फ्रेंड्स, इसमें से आप सभी को डाउट जो है क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को ये पूरा समझ में आ गया होगा। जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह आंदोलन कौन कौन सा हुआ था, किसने नेतृत्व किया था, और इससे प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से थे। ठीक है, अगर अभी भी आप सभी का किसी का भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, अन्यथा आप लोग बाद में भी हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, जब भी चाहे आप लोग तुरंत कमेंट करके किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं हमसे कमेंट करके। और मैं आपको बता दूँ, इसके बाद जो मैं आपको पढ़ाऊँगी फ्रेंड्स,
जो है 1857 का विद्रोह मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और थोड़ा सा मैं आपसे एक क्वेश्चन और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल की क्लास में मैंने आपको लॉर्ड डलहौजी के बारे में कहा था, जिसको पता होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो आप में से किसी ने भी लॉर्ड डलहौजी के बारे में कुछ भी हमें कमेंट करके नहीं बताया, ठीक है। तो क्या आप लोगों को समझ में नहीं आती मेरी क्लास? आप लोग कमेंट करके बताइए, या फिर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो भी आप लोग बता दीजिए, नहीं तो फिर अगर आप लोगों को और अगर अदर से क्लासेस चाहिए तो आप उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग जो है फ्रेंड्स, मैंने आपको सभी चीज़ें जो है प्रोवाइड कराई हैं। और जो लॉर्ड डलहौजी होते हैं, ठीक है, जो लॉर्ड डलहौजी के बारे में मैंने आपको कल की क्लास में क्या क्या बताया था, तो एक बार आज मैं फिर से आपको रिवाइज कर देती हूँ केवल लॉर्ड डलहौजी के बारे में, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जो लॉर्ड डलहौजी थे, इसने क्या किया था, इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लेंस यानी कि व्यक्तिगत का सिद्धांत अथवा हड़प नीति शुरू की। और इसके द्वारा इसने क्या किया था, सतारा, झांसी, जैतपुर, संभाला, बाघाट, उदयपुर और नागपुर को ब्रिटिश प्रभुत्व में शामिल कर लिया था, ठीक है। क्या किया था, शामिल किया था। और इसने क्या किया था, इसने देश शासकों की पेंशन समाप्त कर दी थी और बरार और अवध पर भी नियंत्रण स्थापित किया तथा शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। और इसने कार्यकाल में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी तथा 1853 ईस्वी में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी, ठीक है। 1853 ईस्वी में क्या हुआ था, पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। और इस कार्यकाल में जो लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी की गई थी, ठीक है। और देखिए फ्रेंड, 1856 ईस्वी में क्या होता है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ और पहली बार डाक टिकटों को इसी समय जारी किया गया था। किसके समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में, 1856 ईस्वी में, ठीक है। और कलकत्ता व आगरा के मध्य क्या हुआ, तार सेवा का भी प्रारंभ किया गया था। ओके, आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके सभी लोग जरूर बताइएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तो अंग्रेजी शासक के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह किस प्रकार से हुआ उसके बारे में मैंने आपको बताया। आंदोलन बताएं कि कितने सारे आंदोलन बताए थे मैंने आपको, तो सभी आंदोलन जितने बताए उन आंदोलन से होने वाले जो प्रभावित क्षेत्र थे वो भी मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया था संबंधित नेता और नेतृत्व क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए जितना भी क्लास जो आपकी चल चुकी है वो सभी आपके एग्जाम से रिलेटेड थी, ठीक है। जैसा कि आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एट दिस आप मान लीजिए किसी भी आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको कराया है ये सभी आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आज की जो क्लास है फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बताऊंगी भारत का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। इसके बारे में आज की क्लास आपकी होगी, ओके। तो सब लोग रेडी हो गए हैं? प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और रही बात ये जो फ्रेंड्स 1857 की क्रांति है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने कल की क्लास में आपको बता दिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका किस प्रकार से बनता है, यहाँ पे बनता है क्वेश्चन आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास को लिखा है। तो देखिए जो सन्यासी विद्रोह है, तो देखिए फ्रेंड जो सन्यासी विद्रोह था उससे कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था, मैंने इसके पहले आपको बताया था, बिहार और बंगाल जो है वो प्रभावित हुआ था इससे। और इससे संबंधित नेता कौन थे, इसका नेतृत्व किसने किया था, तो केना सरकार थी और दिरजी नारायण। और किस समय हुआ था ये जो आपका है सन्यासी विद्रोह, तो वो फ्रेंड्स आपका सन्यासी विद्रोह 1760 से 1800 ईस्वी में हुआ था, ओके। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, पहला अंग्रेजी विरोधी संघर्ष जो है सन्यासी के द्वारा शुरू किया गया था। और जो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किया गया, ठीक है। सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ पर मिलता है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो उपन्यास लिखा है आनंद मठ, उसमें उसका उल्लेख मिलता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स किस चीज़ की आपको पता चले, यहाँ पे जो है दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब की थी, तो 1857 ईस्वी में की थी। कहाँ पर, इंग्लैंड में, ओके। नेक्स्ट है कि 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख जो है कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। देखिए जो मैंने आपको बताया था 1857 की क्रांति के बारे में, उसमें मैंने आपको बताया था कि 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट बना कर दिया था, ठीक है। हालांकि माना जाता है कि इस सब जो चल रहा था वहाँ पे बहुत पुराना चला था, लेकिन इसका विरोध किसने किया सबसे पहले, तो मंगल पांडे ने इसका विरोध सबसे पहले किया था। क्योंकि वहाँ पे क्या होता था ना, 1857 की क्रांति में आपको पूरा डिटेल में पढ़ाई हूँ, आप लोग वो वाला वीडियो देखिएगा तो आपको काफ़ी अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट आगे चलते हम लोग, यहाँ पे दिया गया, डफरिन ने कहा कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। नेक्स्ट कह रहा है
कि कर्जन ने कहा कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। इसके बाद कह रहे हैं कि अरविंद घोष के अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाला था। ठीक है, अरविंद घोष जो है वो अरविंद घोष के अनुसार क्या है, कांग्रेस जो है वो क्षय रोग से मरने वाली है। इसके बाद कह रहा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कांग्रेस के लोग जो हैं वो पदों के भूखे राजनीतिक हैं। ठीक है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे इन्होंने क्या कहा कांग्रेस के लोगों के लिए कि ये लोग भूखे हैं किसके, राजनीतिक पद के लिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है नौरोजी जो है नौरोजी दत्त एवं वाचा ने घन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके बाद ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। ठीक है, फिर क्या होता है, जो लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा की। फिर बंगाल विभाजन के विरोधी में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ और इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम विभाजन नहीं चाहिए था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन में क्या नहीं चाहिए था, वंदे मातरम विभाजन नहीं चाहिए था एवं बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए थे। ठीक है, इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि आंध्र के डेल्टा इलाके में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम के नाम से जाना गया। ठीक है, आंध्र के जो डेल्टा इलाके में क्या हुआ था। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट नोट्स दिया गया है, स्वदेशी आंदोलन का विचार जो है सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, फिर क्या होता है, आंध्र के जो डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, इसके बाद यहाँ पे महत्वपूर्ण संघर्ष तत्व बताए गए हैं। भारत का जो स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था उसमें जो है महत्वपूर्ण तत्व है, जो पॉइंट है उसको बताया जा रहा है। ठीक है, 1906 में क्या होता है, कलकत्ता में हुए जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। इसके बाद 1893 ईस्वी का वर्ष जो है एक परिवर्तन बिंदु रहा। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे। सितंबर 1893 ईस्वी में वहां पर हो रहे सर्व धर्म सम्मेलन से सबसे पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया। जैसे ही उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया तो क्या होता है, तालियों की गड़गड़ाहट ने केवल उन्हें नहीं बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देश में ला करके खड़ा कर दिया और उन्हें तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 1893 ईस्वी में 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष 1872 से 1950 की भारत की भूमि पर वापसी हुई और 1893 ईस्वी में उन्होंने एक लेखमाला न्यू लेप फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद क्या होता है, 16 नवंबर 1893 ईस्वी को एनी बेसेंट 1847 से 1933 ईस्वी भारत आए। ये कहाँ की रहने वाली थी, तो ये बनारस की रहने वाली थी और उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारा साथ हूँ और संस्कृति से भी तुम्हारे लोगों में से एक हूँ। फिर क्या होता है, 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी जो है 1869 से 1948 ईस्वी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए। फिर क्या होता है, क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 ईस्वी का जो वर्ष होता है उसमें महत्वपूर्ण घटना घटती है। तो उसमें क्या होता है, नासिक में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू दी हिंदू रिलीजन्स स्थापित किया। इसके बाद जो स्वदेशी आंदोलन चलने के तरीके को लेकर के ही कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी यानी कि गरम दल और उदारवादी यानी कि नरम दल 2 दलों में विभाजित हो गई। ठीक है, जो स्वदेशी आंदोलन चलाया जा रहा था उसको 1907 ईस्वी में क्या होता है, कांग्रेस की जो दल होती है सूरत अधिवेशन में उसको 2 भागों में बांट दिया गया था, उग्रवादी यानी कि गरम दल और उदारवादी यानी कि नरम दल। ठीक है, नामक 2 दलों में विभाजित किया गया और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो रास बिहारी बोस ने की थी। फिर क्या होता है, स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा। बाद में यह गीत क्या होता है, बंगाल का राष्ट्रीय गीत बन जाता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है, रविंद्रनाथ ठाकुर जो है, रविंद्रनाथ टैगोर जी
इन्होंने जो है अपना राष्ट्रगान यानी कि वंदे मातरम लिखा है, राष्ट्रगीत। ठीक है, राष्ट्रगान हमारा क्या है, कमेंट करके आप लोग बताइए। तो देखिए जो राष्ट्रगीत इन्होंने लिखा है वंदे मातरम, और इन्होंने फ्रेंड्स जो राष्ट्रगीत अमार सोनार बांग्ला है, बांग्लादेश की भी राष्ट्रगीत इन्होंने ही लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की थी। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं प्लेग के समय ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर एवं बालकृष्ण ने प्लेग अधिकारी रेड एवं एस्टर्ड की हत्या कर दी थी। फिर क्या होता है, बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को वरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने फैलाया। 1905 ईस्वी में वरिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक की पुस्तिका लिखी जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई थी। फिर क्या होता है, 1906 ईस्वी में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। ठीक है, फिर क्या होता है, बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया था जिसका उद्देश्य क्या था, खून का बदला खून। ठीक है, ये किसने किया था फ्रेंड्स, ये बंगाल में जो पी मित्रा ने क्या किया था, अनुशीलन समिति का गठन किया था जिसका क्या उद्देश्य था, खून के बदले खून। तो फिर क्या होता है, अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं खोली गई। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस भेजा गया उन्हें। फिर क्या होता है, महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की और अभिनव भारत संगठन के सदस्य जो थे पीएन वारपट बम बनाने की कला सीखने के लिए प्रेरित हो गए। ठीक है, सीखने के लिए क्या हो गए, पेरिस चले गए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी आंदोलन उभरने का श्रेय जो दिया जाता है वो तिलक के पत्र यानी कि केसरी को दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया था। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, तिलक ने जो है 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी का उत्सव मनाना तो प्रारंभ कर दिया था। फिर इसके बाद क्या होता है, वेंटाइल सिराल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। ठीक है, फिर महाराष्ट्र से जो महत्वपूर्ण क्रांति हो रही थी, महत्वपूर्ण क्रांति जो है, क्रांति का पत्र जो है काल का संपादन परांजपे ने किया था। जो महाराष्ट्र में फ्रेंड्स महत्वपूर्ण क्रांति चल रही थी उसका जो संपादन किया था वो परांजपे ने किया था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो प्रफुल्ली चाकी थे, प्रफुल्ली चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। फिर क्या होता है, गलती से बम जो है कैनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया था जिसमें 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई थी। पहली चाकी ने आत्महत्या कर ली और दूसरी जो है खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। इसके बाद क्या होता है, 1905 ईस्वी में लंदन में श्याम जी कृष्णा वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। फिर 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब सलीम उल्का खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। फिर इस सम्मेलन में क्या होता है, जो नवाब हैं बकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ और लीग का संविधान जो है 1907 ईस्वी में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ जहां आगा खां को इस अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है, जहाँ पे जो आगा खां है इनको इसका क्या बना दिया गया था, अध्यक्ष बना दिया था और मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स जो लीग का जो संविधान है ये 1907 में कराची में बना था। ओके, अब इसके बाद क्या होता है आगे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पे 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल डिंगरा ने विलियम्स कर्जन वायली को गोली मारकर हत्या कर दी थी। फिर 16 अगस्त 1909 ईस्वी को मदन लाल डिंगरा को मृत्यु दंड दे दिया गया था। फिर क्या होता है 21 दिसंबर, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे किसकी मृत्यु दी गई थी, 1 जुलाई 1909 ईस्वी को जो मदन लाल डिंगरा थे उन्होंने विलियम्स कर्जन वायली को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो उसी के उसमें क्या हुआ था, 16 अगस्त 1909 ईस्वी को मदन लाल डिंगरा को मृत्यु दंड दिया गया था। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, विलियम्स कर्जन को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, फिर क्या होता है 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को अनंत कन्हारे ने जैक्सन को गोली मार दी। फिर वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया और इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मैरी के स्वागत में किया। इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुई। कौन कौन सी घोषणाएं की गई थी,
बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। फिर दूसरी घोषणा हुई थी बंगाल भाषी क्षेत्रों को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया। नेक्स्ट घोषणा की गई थी बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई जब 1912 ईस्वी में दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी बनी। 1912 ईस्वी में दिल्ली क्या हुई, भारत की राजधानी बनी थी। ठीक है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी फ्रेंड्स, तो 1912 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट देखिए 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और इसके प्रमुख कौन थे, मास्टर अमीचंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय एवं बलराज थे। ठीक है, बलराज जी थे। फिर दीनानाथ दबाव में आकर क्या करते हैं, सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमीचंद जो है वो अवध बिहारी लाल और बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दिया गया। ठीक है, दीनानाथ क्या हो गए, गवाह बन गए, सरकारी गवाह बन गए थे और क्या हुआ, मास्टर जो अमीचंद थे, अवध बिहारी, ये लोगों को क्या हो गया था, फांसी दे दी गई थी। ठीक है, फिर क्या होता है, 1 नवंबर 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला हृदय लाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। फिर सोहन सिंह जो है भखना इनके प्रथम अध्यक्ष, लाला हृदय लाल इनके प्रथम मंत्री एवं काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए थे। 1 नवंबर क्या होता है 1913 ईस्वी को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 ईस्वी से यह गुरुमुखी में छपने लगा और इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था। अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा था। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1913 ईस्वी में क्या हुआ, यह गुरुमुखी में छपने लगा और इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर क्या छपता था, अंग्रेजी राज का चट्टा किच्छा इस पे लिखा रहता था। ठीक है, जो गुरुमुखी में छपने लगी, जो उनकी जो प्रकाशन थी पत्रिका, उस पे क्या हो, सबसे पहले ऊपर क्या लिखा था, अंग्रेजी राज्य का कच्चा चिट्ठा। ठीक है, ऐसा लिख के वहाँ पे क्या हुआ, प्रकाशित होने लगा। इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट जो कोमागा तार जो है, कोमाता तामारू जो है जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह 1914 ईस्वी ने किराया पर लिया था। फिर क्या हुआ, यह जलयान जो है 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 ईस्वी को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। फिर क्या होता है, 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री क्या हुए, घायल हुए थे। फिर क्या होता है, 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। कांग्रेस ने लगभग अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई थी। फिर इसी अधिवेशन में क्या होता है, मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी। फिर क्या होता है, कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। फिर इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना कर दी थी। इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने स्वशासन प्राप्ति हेतु मार्च 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात आपके यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 में हुई थी। और किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु मार्च में 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की और जॉर्ज अरुंडेला को लीग का सचिव बनाया गया था। नेक्स्ट कहते हैं कि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए लोगों ने इन्हें भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहने लगे। ठीक है, क्योंकि जो कि महात्मा गांधी थे, इन्होंने क्या किया, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें लोगों को क्या किया, सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था, इसलिए जो पब्लिक थी उन्हें क्या कहती थी, सर्जेंटा कहने लगी थी। ठीक है, अब यहाँ तक आप सभी को समझ में आया, कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिएगा। इसके आगे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। कहाँ पर साबरमती की स्थापना की थी फ्रेंड्स, साबरमती आश्रम की, तो अहमदाबाद के करीब पे की थी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के एक किसान नेता राजकुमार ने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया था। फिर क्या होता है, गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो द अफ्रीका में किया। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है वो 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया गया था।
फिर कहता है कि चंपारण बिहार के कारण अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। फिर क्या होता है, जो एनी बेसेंट थी इन्होंने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को होम रूल लीग को समाप्त कर दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना उसके पहले कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। तो जिसको भी मैंने पहले बताया आप लोग कमेंट करके बताइए होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले ही बताया था, ठीक है। तो देखिए होम रूल लीग की स्थापना मैंने आपको बताई ना, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है। और इसके सचिव किसको बनाया गया था, जार अरुंडेला को लीग की सचिव बनाया गया था। फिर देखिए फ्रेंड्स, इसकी समाप्ति किसने की थी, तो एनी बेसेंट ने ही 20 अगस्त 1917 को, ठीक है। 1916 को स्टार्ट की थी, 1917 को ही खत्म कर दी थी। तो फ्रेंड्स 1 साल तक चली थी होम रूल लीग, समाप्त करने की घोषणा कर दी गई थी। फिर क्या होता है, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल जो है अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल 1918 ईस्वी के समर्थन में की थी। नेक्स्ट कहता है कि गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया था, ठीक है, कर नहीं आंदोलन चलाया था। इसके बाद क्या होता है, 19 मार्च 1919 ईस्वी को रोलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध में ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जाता था, ठीक है। मतलब कि फ्रेंड्स बस केवल संदेह, बस इनके ऊपर अगर शंका हो गया तो उनको क्या क्या तुरंत उनके ऊपर मुकदमा चला करके उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था, ठीक है। उसमें ना कोई अपील होती थी, ना कोई दलील होता था और ना ही कोई वकील होता था। ये फ्रेंड्स जो लागू हुआ था ये रोलेट एक्ट के लिए लागू हुआ था, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देश व्यापी हड़ताल करवाई, ठीक है। ये स्टार्ट कब हुआ था फ्रेंड्स, तो ये 19 मार्च को स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल, यानी कि फ्रेंड्स इसमें आप देख लीजिए मार्च में स्टार्ट होता है और 6 अप्रैल में आपका ये खत्म हो जाता है। तो मतलब ये फ्रेंड्स आपका पूरा 15-16 दिन चला था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आगे आता है 13 अप्रैल 1919, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको बताया ना, जो ये जो आपका रोलेट एक्ट था ये 19 मार्च 1919 ईस्वी को तो स्टार्ट होता है, लेकिन जो इसको जो है इसके लिए जो हड़ताल करवाया था किसने करवाया था, तो गांधी जी ने ही 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई थी। तो क्या होता है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किलचू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनभाषा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, ठीक है। मतलब अंधाधुंध वहां पे क्या हुआ, गोलियां चलाई और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें क्या हुआ था, 389 व्यक्ति एवं कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। किसमें फ्रेंड्स, जो 13 अप्रैल 1919 को जो अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें, ठीक है। फिर क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीयों ने डायर का सहयोग किया था। फिर क्या होता है, जो शंकरन नारायण ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि प्राप्त की थी। किसने फ्रेंड्स, महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि प्राप्त हुई और जमना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि एवं रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि वापस लौटा दी थी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया, जिसमें 5 अंग्रेज एवं 3 भारतीय सर चिमन लाल सीतलवाड़ा, साहब जादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण सदस्य थे, ठीक है। तो देखिए जो फ्रेंड्स ये आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। और फिर जो 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में क्या होता है, कमेटी बैठाई जाती है और उस कमेटी में 5 अंग्रेज और 3 भारतीय सेना जो है मिल करके इसकी क्या करते हैं, इसकी जांच पड़ताल करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखिए यहाँ बताया जा रहा है, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे, ठीक है। जो आयोग नियुक्त किया इसमें कौन कौन थे, मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे, ठीक है। जिसमें जो कांग्रेस के जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। जिसके अन्य सदस्य कौन कौन से थे, मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। जलियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी, ठीक है। जलियांवाला बाग जो है वो कभी क्या थे, जल्ली नामक व्यक्ति की क्या थी, संपत्ति थी। इसके बाद क्या होता है, खिलाफत आंदोलन जो है वो भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध
विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खिलाफ के समर्थन में आंदोलन था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। तो खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, कब मनाया गया था, तो 19 अक्टूबर 1919 को पूरे देश भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। कब हुई थी ये कॉन्फ्रेंस जो है फ्रेंड्स, 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हुई थी। इसके बाद रोलेट एक्ट जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की जो पुष्टि है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में की थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी अध्यक्षता कब की थी, जो असहयोग आंदोलन की पुष्टि हुई थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में की थी। फिर क्या होता है, जो मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार कर लिया गया था। असहयोग आंदोलन में सबसे पहले किसको गिरफ्तार किया गया था, तो मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा विपिन चंद्र पाल। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और विपिन चंद्र पाल जो हैं वो कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। ठीक है, ये तीनों लोग जो थे वो असहयोग आंदोलन में सहमत नहीं थे और उन्होंने क्या किया, बाद में कांग्रेस को छोड़ दिया था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले में चोरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी थी, जिससे क्या हुआ, जिसमें एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया था, क्योंकि जो फ्रेंड्स चोरी चौरा नामक कांड हुआ था, असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर के जो थाने में आग लगा दी थी, उसमें क्या हुआ था, उसमें एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी और उसी से दुखित होकर के 11 जनवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन जो है स्थगित कर दिया गया था। और 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी की गिरफ्तारी कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई गई थी। स्वास्थ्य संबंधित कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। लेकिन फिर क्या होता है, 1922 ईस्वी को मेवाड़ भील आंदोलन का जो नेता है मोतीलाल तेजावत थे। ठीक है, 1922 में क्या होता है, जो मेवाड़ भील आंदोलन का नेता होते हैं कौन होते हैं, मोतीलाल तेजावत थे। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही चंद्रशेखर आजाद पंडित जी की, तो इनका पूरा नाम क्या था, चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। इनका जन्म जो है भवरा झाबुआ जिला वर्तमान में अलीराजपुर जिला मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी जन्म तिथि 23 जुलाई 1906 ईस्वी में। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी, इनकी माता का नाम जगरानी देवी था और इनका शहीद स्थल जो है अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में बना हुआ है। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद का। और नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है इनका शहीद तिथि जो है 27 फरवरी 1931 ईस्वी को। और संबंधित संगठन, उन्होंने कौन कौन से संगठन में भाग लिया था, तो नौजवान सभा, कृति किसान पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इतने संबंधित संगठन बनाए थे। इसके बाद नेक्स्ट इनके बारे में आगे देखिए, 1923 ईस्वी में क्या होता है, इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतराल स्वराज पार्टी की स्थापना की। महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में इसके अध्यक्ष चुने गए थे। फिर क्या होता है, सचिंद्र सन्याल ने 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो जो कानपुर में फ्रेंड्स हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, किसने की थी, तो सचिंद्र सन्याल ने 1924 ईस्वी में की थी कानपुर में। फिर भगत सिंह 1928 ईस्वी में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करते। ठीक है, दिल्ली में भगत सिंह ने की थी और कानपुर में सचिंद्र सन्याल ने की थी। किसकी फ्रेंड्स, इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी, सचिंद्र सन्याल ने, और भगत सिंह ने जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। फिर इसके आगे क्या होता है, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना कांकोरी नामक स्थान पर लूट लिया था। क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए, जब 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जो ट्रेन जा रही थी, ठीक है, 8 डाउन ट्रेन जो हैं जा रही थी, तो रेल विभाग का खजाना जो है वो कांकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया था
और इसे ही कांकोरी कांड कहा जाता है। सरकारी खजाना लूटने का विचार जो है वो राम प्रसाद बिस्मिल्ला का था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल्ला जो है वो राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह एवं अशफाकुल्ला खान को दिसंबर 1927 ईस्वी में फांसी दे दी गई एवं सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल्ला और राजेंद्र लिहाड़ी, रोशन सिंह एवं अशफाक उल्ला खां को दिसंबर 1927 ईस्वी में इनको फांसी दी गई थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने कांकोरी कांड में स्थान पे क्या किया था? लूटमार की थी। इसके बाद क्या होता है? सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। फिर मनमथ नाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद की सजा हुई थी और राम प्रसाद बिस्मिल्ला यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी पर लटक गए। ठीक है, जो राम प्रसाद बिस्मिल्ला थे इन्होंने क्या कहा था? मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, और ये कहते हुए क्या हुए थे? फांसी पर लटक गए थे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? जो संभवतः अशफाउल्ला खां है, इन्होंने पहले भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे, और स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। फिर क्या होता है? 23 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन जो है, उन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल थे, जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी थी। ठीक है, साइमन कमीशन का जो बहिष्कार करने वाले 2 दल थे, कौन कौन से? जस्टिस पार्टी थी और दूसरी पंजाब पार्टी थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया? भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 ईस्वी में लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दी थी। इसके बाद क्या होता है? पब्लिक सेंटी जो है वो बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंके, और क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए था। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को क्लास कैसी लग रही, कमेंट करके जरूर बताइए। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि जो क्लास में आपकी चला रही हूँ, जितनी मेहनत में कर रही हूँ, ये सब केवल आपके लिए कर रही हूँ ताकि आप जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। और 110% फ्रेंड्स मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आप कोई से भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस पक्का है जो आज की क्लास है इसमें से आपको 2 या 3 मार्क्स से क्वेश्चन आंसर जरूर ही आपको देखने को मिलता है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन हो गया, आपको मैंने आज की क्लास में बताया 1857 की क्रांति के बारे में बताया, असहयोग आंदोलन के बारे में बता रही हूँ, बंगाल विभाजन के बारे में बता रही हूँ। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो फ्रेंड्स आज की क्लास में आपको बता रही हूँ, इन सभी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आंसर देखने को आपको मिलेगा ही। ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है, कांग्रेस ने 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पूरे स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया था, और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और 31 दिसंबर 1919 ईस्वी को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवग्रहित तिरंगे झंडे को फहराया, और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने को निश्चय किया गया। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बनता है कि 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे जो किसने और कहाँ पे तिरंगे को फहराया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवग्रहित तिरंगे झंडे को फहराया था, और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया, और इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जाने की परंपरा शुरू हुई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कुछ ही दिन में आपको 26 जनवरी आने वाला है, तो सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 69वें समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूरी क्या हुआ? डांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को डांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। फिर क्या होता है? सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना जो है वो नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। ठीक है,
किससे की थी? नेपोलियन के एल्बा और पेरिस की यात्रा से इन्होंने क्या किया था, उसकी तुलना की थी। इसके बाद क्या होता है, 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट हुआ और इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गांधी इरविन समझौता जो है इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया ना, 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने 69वें समर्थक के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर पे क्या किया था, दांडी के लिए प्रस्थान किया था। जो उन्होंने दांडी यात्रा की थी ना 322 किलोमीटर, साबरमती स्थित आश्रम से 322 किलोमीटर दूरी से, लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को उन्होंने क्या किया, दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, यहाँ पे समझ में आप सभी को। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो होता है वो 7 दिसंबर 1931 ईस्वी को होता है। कब होता है फ्रेंड्स? ये फ्रेंड्स दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, ये 7 सितंबर 1931 ईस्वी को होता है और महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रह गया। इसके बाद प्रथम सम्मेलन क्या होता है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है फ्रेंड्स 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो 17 नवंबर 1932 ईस्वी को होता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद क्या होता है, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड था। नेक्स्ट क्या होता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंदन में हुई तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था। नेक्स्ट कहता है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। तो इन्होंने दोबारा पुनः, जो गांधी जी हैं, इन्होंने दूसरा गोलमेज सम्मेलन की जो असफलता के बाद क्या किया, 3 जनवरी 1932 ईस्वी को दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को वापस लिया गया था। इसके बाद क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने में गढ़वाला राइफल्स ने इनकार कर दिया था। फिर क्या होता है, 23 मार्च 1931 ईस्वी में सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 3 जो है महत्वपूर्ण क्रांतिकारी हैं, इनको फांसी पर कब लटकाया गया था, ये आपका डेट जो है ये इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी पर लटकाया गया था। नेक्स्ट कहता है, मई 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। तो जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1934 ईस्वी में हुई थी, मई में। ओके, नेक्स्ट कहता है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद तथा महासचिव NG रंगा चुने गए थे। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया? जिसको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराती हूँ, उसमें आप लोग जरूर बताया करें कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत है। बात क्या होता है फ्रेंड्स, 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशित पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, किसको हराकर फ्रेंड्स? पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। फिर क्या होता है, 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का संगठन किया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। फिर क्या होता है, 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधमी सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। किसने फ्रेंड्स? जो यहाँ पे सरदार उधम सिंह ने क्या किया था, पंजाब के जो पुराने लेफ्टिनेंट गवर्नर थे डायर, उनको गोली मारकर हत्या कर दी थी। फिर गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया और इस आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही बिनावे भावे, दूसरे कौन थे? विनोबा भावे पहले थे और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, जो इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी ने, कब किया था? तो 17 अक्टूबर 1940 को स्टार्ट किया था। और इसमें किसने किसने फ्रेंड्स जो है, इसके जो प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। और इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर दिल्ली चलो आंदोलन आपके एग्जाम में आ गया, कब स्टार्ट किया गया था? तो 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को। ओके,
और फिर क्या होता है 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की, जिसमें क्या होता है मुस्लिम लीग ने 1940 ईस्वी के दिल्ली अधिवेशन अध्यक्षता अल्लाह बख्शा में खलीकुज्जान ने पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा। फिर क्या होता है वर्धा 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कर दिया था। फिर क्या होता है 7 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस की बैठक होती है जो कि बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई थी। फिर गांधी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है वो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। फिर क्या होता है 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रातःकाल ही गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभा महत्वपूर्ण नेता जो हैं गिरफ्तार कर लिए गए और गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद को भी नज़रबंद कर दिया गया था और 9 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी को जेल से छोड़ा गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कह रहा है जो राजेंद्र प्रसाद को भी कब नज़रबंद कर लिया गया था तो 9 मई 1944 ईस्वी को और गांधी जी को जेल में छोड़ा गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे बता रहा है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार जो है सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीज़न का गठन 1 सितंबर 1942 ईस्वी को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह क्या हुआ वह असफल रहा। इसके बाद क्या होता है आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय जो है वो है रास बिहारी बोस को दिया जाता है। फिर क्या होता है अक्टूबर 1942 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया और आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों के नाम जो हैं सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड एवं नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं के ब्रिगेड का नाम जो है लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। आज़ाद हिंद फौज का जो झंडा है वो कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। ठीक है फ्रेंड्स, जो वहाँ पे जिस प्रकार की जो वहाँ पे जो फ्रेंड्स बनाया गया था ब्रिगेड के कौन कौन ब्रिगेड थे आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेड बनाए गए थे। पहले तो नाम था जो है सुभाष ब्रिगेड, दूसरा था गांधी जी का ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, ये 3 जो ब्रिगेड थे जेंट्स के लिए और लेडीज़ कौन थी फ्रेंड्स तो लेडीज़ों के लिए लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। और आज़ाद हिंद फौज का जो झंडा था वो कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिसमें क्या था दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह बनाया गया, जिसमें शेर क्या कर रहा था दहाड़ रहा था कसके। ठीक है, इसके बाद क्या होता है 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान के जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए गए थे। ठीक है, जापान ने क्या किया था अंडमान और निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था और नेताजी ने इनका जो है नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का नाम क्या रखा था शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप इनका नाम रखा गया था। ओके, इसके बाद क्या होता है टोक्यो जाते हुए फार्मूला द्वीप के बाद क्या होता है फ्रेंड्स टोक्यो जाते हुए क्या होता है इनको टोक्यो जाते हुए फार्मूसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस जो है वो 18 अगस्त 1945 ईस्वी को मारे गए, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया है। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है फ्रेंड्स 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में हुआ था। फिर इसके बाद क्या होता है आज़ाद हिंद फौज की गिरफ्तारी अधिकारी PK सहगल, कर्नल गुरुदयाल दिल्हन एवं मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया। फिर वायसराय ने इनकी सजा को क्या कर दिया था माफ़ कर दिया था। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई नेतृत्व एवं KN कटाजू ने पैरवी की। कराची ने क्या किया था कराची में 20 फरवरी 1946 ईस्वी वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी और बम्बई, लाहौर, दिल्ली में भी यह शीघ्र ही फैल गई कि इसमें लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया और इनकी प्रमुख मांग थी कि भारतीयों और अंग्रेज सैनिक में बराबरी का व्यवहार किया जाए।
क्या होता है नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 ईस्वी को बंबई में INS तलवार नामक जहाज के नौसैनिकों के द्वारा किया गया जो था। नौसैनिकों के द्वारा क्या किया गया था फ्रेंड्स? तो 5000 सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज के बिल्ले लगाए और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भी बराबरी की मांग की थी। ठीक है। फिर 25 फरवरी 1946 ईस्वी को नौसेना के विद्रोहियों ने सरदार पटेल के दबाव में आकर समर्पण कर दिया था। ठीक है। सरदार पटेल के आगे आकर क्या कर दिया? समर्पण कर दिया था। फिर इसके बाद क्या होता है आपका कैबिनेट मिशन 1946 यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स जो आपका कैबिनेट मिशन 1946 है, यहाँ से मैं आपको कल के क्लास में समझाऊंगी। क्लास काफ़ी लंबी हो रही है, तो मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। और सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। 57 की क्रांति के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका है भारत का स्वतंत्रता संग्राम, महत्वपूर्ण तथ्य जो है उन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया है, आधा बताया है। उसके बाद आधा जो फ्रेंड्स है आज की क्लास में कैबिनेट मिशन योजना 1946 को मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कैबिनेट मिशन 1946 में क्या क्या आपके एग्जाम में पूछा गया है इससे रिलेटेड। ठीक है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और इंग्लैंड ने पहले आश्वासन दे रखा था कि युद्ध में जो विजय होने के बाद वह भारत को स्वशासन का अधिकार दे देगा। इस युद्ध के फलस्वरूप क्या होता है, जो ब्रिटिश सरकार की स्थिति क्या होती है, स्वयं दयनीय हो गई थी और अब भारतीय साम्राज्य पर नियंत्रण रखना सरल नहीं रह गया था। बार बार पुलिस सेना क्या करती थी, कर्मचारियों और श्रमिकों का विद्रोह करती थी। ठीक है। विद्रोह हो रहा था, अधिक दिनों तक भारतीय साम्राज्य को सुरक्षित रख पाना इंग्लैंड के लिए असंभव होता जा रहा था। इसलिए जो भारत थी, भारत की राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन करने और समस्या का निदान खोजने के लिए ब्रिटिश संसद ने क्या किया, प्रतिनिधिमंडल मार्च 1946 को भेजा और इस प्रतिनिधिमंडल ने क्या किया, लॉर्ड वेले ने तथा भारतीय नेताओं से मिलकर के एक योजना तैयार की जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में पूर्ण स्वराज्य लाना और इसने भारत के लिए एक नया संविधान तथा एक अस्थायी की स्थापना का लक्ष्य रखा था। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया क्या हुआ था। पहले द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त होने के बाद क्या होता है, जो इंग्लैंड ने पहला आश्वासन दे रखा था कि युद्ध में जो भी विजय होगा उसमें होने के बाद वह भारत के स्वशासन का अधिकार उसको दे देगा। ठीक है। लेकिन क्या होता है, इस युद्ध के जो बाद क्या होता है, जो ब्रिटिश सरकार की स्थिति होती है वह स्वयं दयनीय हो गई होती है। ठीक है। और अब क्या होता है, अब उसके बाद क्या होता है, जो भारतीय साम्राज्य पर नियंत्रण रखना क्या हो गया था, सरल नहीं रह गया था। तो बार बार जो पुलिस सेना थी, कर्मचारी और श्रमिक का विद्रोह हो रहा था। अधिक दिनों तक भारतीय साम्राज्य को क्या हुआ, सुरक्षित रख पाना जो था इंग्लैंड के लिए असंभव हो गया था। ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, कैबिनेट मिशन जो होता है, कैबिनेट मिशन की जो है नाम रखा जाता है और इसका उद्देश्य क्या था, भारत में पूर्ण स्वराज लाना और इसने भारत के लिए एक नया संविधान तथा एक अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। ओके। तो यहाँ तक फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया। तो चलिए हम इसके आगे बात करते हैं आगे। तो देखिए फ्रेंड्स अभी स्टार्ट होता है कैबिनेट मिशन 1946। प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की थी। फिर क्या होता है, 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इस शिष्टमंडल के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव एवं A.V. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। ठीक है। तो कैबिनेट मिशन जो है पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। देखिए जो कैबिनेट मिशन था वो किसके नेतृत्व में आया था, तो पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 ईस्वी को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 ईस्वी को स्वीकार कर लिया था। अब क्या होता है, जो कैबिनेट मिशन होता है, कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए जो चुनाव हुए थे जुलाई 1946 ईस्वी में, कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान जो थे प्राप्त किए थे। 78 मुस्लिम स्थानों से लेकर क्या किया था, 73 जो स्थान थे उसको क्या किए थे, प्राप्त किए थे। लेकिन क्या होता है, कांग्रेस को 4 सिख सदस्य का भी समर्थन प्राप्त था। ठीक है।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया जाता है तो क्या होता है, स्वीकार करने के बाद जो संविधान सभा के निर्माण के लिए जो चुनाव होता है, जो चुनाव कब होता है फ्रेंड्स, जुलाई 1946 में, जिसमें जो कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए थे। ठीक है, 214 में से फ्रेंड्स कितने, 205 स्थान इन्होंने प्राप्त किए थे। और मुस्लिम लीग ने क्या किया था, 78 मुस्लिम स्थानों से और 73 स्थान जो है प्राप्त किए थे। ठीक है, अब क्या होता है फ्रेंड्स, जो कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त हो गया था। ओके, अब देखिए यहाँ तक कहानी आप लोगों को समझ में आई। इसके बाद क्या होता है, मुस्लिम लीग क्या करते हैं, आगे चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब फ्रेंड्स इन्होंने मनाया, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को किसने मनाया था, मुस्लिम लीग ने। ठीक है, तो सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कलकत्ता में मनाया गया और उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सुहरावर्दी थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 16 अगस्त 1946 को कार्रवाई दिवस मनाया गया था, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था। और कहां पर, कलकत्ता में मनाया गया था। किसने मनाया था, तो मुस्लिम लीग ने। ओके, और बंगाल के मुख्यमंत्री क्या होते, शहीद सुहरावर्दी थे। इसके बाद क्या होता है, 3 जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन की माउंट बेंटन योजना प्रकाशित की गई थी। माउंट बेंटन योजना जो फ्रेंड्स से कब प्रकाशित की गई थी, तो 3 जून 1947 ईस्वी को ये प्रकाशित की गई थी, माउंटेन बेंटन योजना। ओके, इसके बाद क्या होता है, माउंट बेंटन योजना को कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 ईस्वी की बैठक में स्वीकार कर लिया गया था। फिर क्या होता है, 14 जून 1947 ईस्वी को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंट बेंटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव जो है पेश किया था। इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आजाद ने किया था। ठीक है, इस जो ये माउंट बेंटन योजना था फ्रेंड्स, इसको स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन इस प्रस्ताव का जो समर्थन करने वाले कौन थे, वो अबुल कलाम आजाद थे। इन्होंने किया था जो बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे। आजाद ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता भी नहीं था। ओके, तो इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, तो मैंने आपको बताया जो अब्दुल कलाम आजाद थे, इन्होंने क्या किया था, बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो कांग्रेस कार्य समिति का फैसला था वो फैसला सही नहीं था। ठीक है, और कांग्रेस के सामने कोई रास्ता भी नहीं था। ठीक है, इसलिए क्या होता है इसके बाद, तो जो गांधी जी थे, गांधी जी और नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति देश विभाजन का प्रस्ताव जो है अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति के पास ना हो सका। फिर क्या होता है, नहीं होता, तो फिर जो 161 सदस्यों ने उनके खिलाफ क्या कर दिया था, वोट दिया, या फिर वे तटस्थ रह गए। जो प्रस्ताव का विरोध करने वाले में सिंध कांग्रेस के नेता कौन थे, चौथराम मिंडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष, जो कि डॉक्टर किलचू पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हफीज जुर्रम मान रहे आदि रहे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, मुस्लिम लीग की काउंसिलिंग की बैठक जो है माउंट बेंटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 ईस्वी को नई दिल्ली में बुलाई गई थी। ठीक है, मुस्लिम लीग की जो काउंसिलिंग हुई थी फ्रेंड्स, उसकी बैठक कहाँ पे हुई थी, माउंट बेंटन योजना का विचार करने के लिए 10 जून 1947 ईस्वी को नई दिल्ली में बुलाई गई थी। फिर क्या होता है, लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार किया और लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्य में से सिर्फ 10 सदस्य ने इसका विरोध किया था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया। ठीक है, तो भारतीय स्वाधीनता विधेयक कब पेश किया गया, तो फ्रेंड्स 4 जुलाई 1947 ईस्वी को। फिर क्या होता है, 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन द्वारा और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास किया गया। फिर क्या होता है, 18 जुलाई 1947 को, देखिए फ्रेंड्स यहाँ मैंने आपको बताया ना कि ब्रिटिश संसद में जो भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया था वो 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया था। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। और इसके बाद देखिए 18 जुलाई 1947 को उस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए थे। इसके अनुसार क्या होता है, 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन यानी कि भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया, जो कि दोनों डोमिनियन को पूरी स्वतंत्रता तथा प्रभुत्व संपन्न सौंप दी गई थी। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना हो गई थी। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया? किसी को जो डाउट हो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया 15 अगस्त 1947 ईस्वी को 2 डोमिनियन यानी कि भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया था। ठीक है, और भारत जो है दोनों डोमिनियन को पूरी स्वतंत्रता तथा प्रभुत्व संपन्न सौंप दी गई थी। ओके,
यहाँ तक आप सभी समझ में आए। इसके आगे चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। फिर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है नोट, भारत की आजादी के समय क्या होता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए दिया गया है, भारत की आजादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? जॉर्ज पंचम यानी कि जॉर्ज 6 था। यह भारत का अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान हेड था। ठीक है, देखिए जब भारत की आजादी हुई थी उस समय जो इंग्लैंड का सम्राट था वो कौन था? जॉर्ज 6 था। ठीक है, और यह क्या है? यह भारत का अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ नेशन का प्रधान यानी कि हेड था। ओके, प्रथम हेड था। तो देखिए अब जब हमारा जब देश जो है फ्रेंड्स आजाद हो गया था, कब? तो मैंने यहाँ पे आपको डेट बताया ना, 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, इसको दो डोमिनियम यानी कि भारत और पाकिस्तान को बांट दिया गया था, जिसमें से दोनों डोमिनियम को पूरी स्वतंत्रता तथा प्रभुत्व सत्ता सौंप दी गई थी। ठीक है, 14 अगस्त को पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान क्या मैंने बताया, 24 अगस्त पाकिस्तान को अधिराज्य और 15 अगस्त को भारत अधिराज्य की स्थापना हो गई थी। ठीक है, इसके बाद जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन जो है 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ। 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग जो है 5 सदस्य यानी कि अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई। इसके बाद क्या होता है, 27 मार्च 1947 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया गया। देखिए पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान दिवस मनाया गया, किस दिन मनाया गया? तो फ्रेंड 27 मार्च 1947 ईस्वी को मुस्लिम लोगों ने क्या किया था? पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था। ओके, इसके बाद क्या होता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंटा एटली लेबर पार्टी के थे। ठीक है फ्रेंड्स, जो देखिए जब हमारी जो देश स्वतंत्र हो गया था, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में क्या था, कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे कौन थे? जेबी कृपलानी, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। जेबी कृपलानी कौन थे? जो हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय के बाद जब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंटा एटली जो लेबर पार्टी के थे। ठीक है, भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण क्या हुआ था? फणींद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ला ने की थी। किसने की थी फ्रेंड्स? भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण जो है फणींद्र घोष की हत्या किसने की थी? बैकुंठ शुक्ला ने की थी। फिर क्या होता है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष जो है घनश्याम दास बिड़ला थे। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया था। ठीक है, गांधी जी ने क्या किया था? कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया था, और 1925 और 1930 ईस्वी में। ठीक है, कब कब त्यागपत्र दिया था गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से? तो फ्रेंड्स दिया था पहली बार 1925 ईस्वी में और दूसरी बार 1930 ईस्वी में। ठीक है, 2 बार इन्होंने क्या किया था? त्यागपत्र दिया था। इसके बाद जो है बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 ईस्वी के कराची अधिवेशन में दिया था। किसने दिया? फिर मुस्लिम लीग ने दिया था बांटो और छोड़ो का नारा। ठीक है, कब दिया था? तो 1943 ईस्वी में दिसंबर में। नेक्स्ट है, कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल थे। ठीक है, कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल थे। ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आया? कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट फ्रेंड्स कह रहा है, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ठीक है, ये किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था। क्या कहा था फ्रेंड्स? देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा ये, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। ठीक है, कर दूंगा। तो और नेक्स्ट कह रहा है कि डंडा फौज का गठन कब हुआ था? तो पंजाब में चमनदेव ने किया था। ठीक है, डंडा फौज का गठन किसने किया था? पंजाब में चमनदेव ने किया था। दीन बंधु मित्र का नाटक जो है नील दर्पण में नील की खेती करने पर हुए अत्याचार का उल्लेख मिलता है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनेगा, नील की खेती करने वाले पर अत्याचार का उल्लेख कहां पर मिलता है? तो दीन बंधु मित्र का जो नाटक है नील दर्पण, उसमें नील खेती करने वाले पर हुए अत्याचार का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया था? तो ये मजहर उल हक ने प्रारंभ किया था। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो राम स्वामी नायकर ने की थी। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो दयाल दास ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया था। ठीक है, ब्रह्म समाज का जो प्रतिज्ञा पत्र है वो किसने तैयार किया था? तो वो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया था। इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो शिव नारायण अग्निहोत्री थे। देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री थे। नेक्स्ट कह रहा है, तरुण स्त्री सभा का संस्थापक कौन था?
स्थापना कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स वो कलकत्ता में हुई थी, तरुण स्त्री सभा की स्थापना। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत भारतीयों के लिए यह नारा जो है किसने दिया था? तो भारत भारतीयों के लिए है यह नारा आर्य समाज ने दिया था। स्वामी विवेकानंद जो है 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किए थे। ठीक है, जो फ्रेंड्स 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्वविद्यालय सम्मेलन को संबोधित किसने किया था? तो वो फ्रेंड्स किया था स्वामी विवेकानंद ने। इसके बाद नेक्स्ट को आपका है दिल्ली षड्यंत्र केस में दीननाथ के द्वारा मुखबिरी की थी। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है कि जो दिल्ली षड्यंत्र केस में दीननाथ के द्वारा ही मुखबरी की गई थी। ओके, नेक्स्ट कह रहा है अलीपुर केस में सरकारी गवाह जो हैं वो कौन थे? नरेंद्र गोसाई बन गया था। अलीपुर का जो केस हुआ था फ्रेंड्स उसमें जो है सरकारी गवाह कौन बना था? तो नरेंद्र गोसाई जी बने थे। ओके, यहाँ तक सबको कंप्लीट हुआ, कंफर्म हुआ। आगे बढ़ें, आगे देखिए नेक्स्ट दिया गया है सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी का नाम क्या था? तो खुदीराम बोस था। ठीक है फ्रेंड्स, और इनकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये नारा जो है फ्रेंड्स भगत सिंह ने दिया था। और शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो भगत सिंह को जाना जाता है। अब भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? जी.सी. हिल्टन था। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? तो श्री नारायण गुरु ने दिया था। सबके लिए एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर का नारा दिया था इन्होंने। और नेक्स्ट कह रहा है कि स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह कथन किसका है? तो देखिए फ्रेंड्स, यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं। नेक्स्ट कह रहा है कि महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर के सर्वप्रथम महात्मा कहा। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा की उपाधि दी थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने फ्रेंड्स इनको सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अभी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आने वाली है, कब आने वाली है कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, आप लोग क्लास में अगर मन से होंगे तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, अपना जो है माइंड एकाग्र करके बैठिए। ठीक है, कंसंट्रेट कर रहिए आप लोग। नेक्स्ट कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां के महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान किया था। नेक्स्ट कह रहा है सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो फ्रेंड्स को कहा था एडोल्फ हिटलर ने कहा था। नेक्स्ट कह रहा है गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? तो एम.जी. रनाडे जी थे। नेक्स्ट कह रहा है महात्मा गांधी ने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट कह रहा है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देशबंधु चित्तरंजन दास थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देशबंधु चित्तरंजन दास थे। और सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो वो दिया था फ्रेंड्स एडोल्फ हिटलर ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था फ्रेंड्स? एडोल्फ हिटलर ने दिया था। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कहीं से कुछ भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिएगा। ओके, नेक्स्ट कह रहा है फ्रेंड्स कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देशबंधु चित्तरंजन दास थे। भारत का बिस्मार्क जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास थे। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आप सबके एग्जाम के लिए। चलिए फिर से एक बार बताइए आप लोग फटाफट से, जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बताइए फटाफट से कमेंट करके जिसको पता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी वो मिली थी आपको बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां के महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये है फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट कह रहा है 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है फ्रेंड्स राजा राम मोहन राय। ये फ्रेंड्स भारतीय पुनर्जागरण के पिता भी कहे जाते हैं और 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण के पिता हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है,
क्वेश्चन बनता है आप सबके एग्जाम में, ये ज्यादा करके पूछा जाता है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है कि फ्रैंक मैरिस्क ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ठीक है, किसने कहा था अर्धनग्न फकीर? क्योंकि क्या थे वो, धोती और गमछा केवल रहते थे ना, और वो कुर्ता वगैरह नहीं पहनते थे ना, तो उनको क्या कहते हैं, अर्धनग्न फकीर। किसने कहा था? फ्रैंक मैरिस्क ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो उससे कौन संबंधित है? तो स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कमेंट करके आप लोग बताइए फटाफट से। नेक्स्ट कह रहा है यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो विवियन डेरी जियो था। ठीक है, विवियन डेरी जियो था। नेक्स्ट है कि कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया था। तो कांग्रेस ने फ्रेंड्स कब पारित किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था उसका प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है भारत के पितामह यानी कि ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ऑफ ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख को किस नाम से जाना जाता है? तो लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स जो बिना ताज के बादशाह हैं वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को कहा जाता है बिना ताज के बादशाह के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट है ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम को किस नाम से जाना जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? फटाफट से कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ आप लोगों का टेस्ट भी चलता रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही बताया था। करेक्ट बता रहे हैं, राइट है आपका। देखिए नेक्स्ट है शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह को, राइट रहेगा, भगत सिंह रहेगा। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? जी.सी. हिल्टन। ठीक है, ये काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। और सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले व्यक्ति कौन है? क्रांतिकारी जो थे, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी तो खुदीराम बोस थे। ओके, राइट। इसके आगे बढ़े हम लोग, यहां तक सभी को समझ में आया। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है ए.ओ. ह्यूम जो है 1885 से 1907 ईस्वी में, 1885 से 1907 ईस्वी में क्या होता है? तक कांग्रेस के महामंत्री रहे। नेक्स्ट कह रहा है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका यहाँ पे आता है रोलेक्ट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील या फिर बिना दलील का कानून कहा गया। ठीक है, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का जो कानून कहा गया वो किसको कहा गया? फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया रोलेक्ट एक्ट को कहा गया, ये कब पारित किया गया था? फटाफट से कमेंट करके आप लोग बताइए। ठीक है, रोलेक्ट एक्ट को कब पारित किया गया था? किसको पता है? कमेंट करके बताइए। रोलेक्ट एक्ट क्या पूछा गया है फ्रेंड्स? रोलेक्ट एक्ट मैंने आपसे पूछा है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए जिसको भी पता हो। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट में बात करती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। तो देखिए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1919 ईस्वी में इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये भारतीय नेता थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र दिया। ठीक है, सामूहिक रूप से क्या किया? त्याग पत्र दिया। और इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन को क्या हुआ? मुस्लिम लीग के सॉरी फ्रेंड्स 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को जो कांग्रेस मंत्रिमंडल में सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया जाता है और इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, मुक्ति दिवस के रूप में जो मुस्लिम लीग है कब मनाए थे? तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? तो चौधरी रहमत अली थे, जिन्होंने पाकिस्तान का शब्द का जन्मदाता माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स आते हैं गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। ठीक है, इट्स ए पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है,
नेक्स्ट है कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया था इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग की स्थापना। ओके, और नेक्स्ट है आपका आता है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो है रास बिहारी बोस जी ने भी की थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान में स्थित है। ठीक है, जब राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो कुख्यात सेलुलर थे जेल में अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? तो पंडित रामाबाई ने किया था आर्य महिला सभा की स्थापना। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए, और सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए। चलिए इसके आगे हम आपको, तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप लोग कैबिनेट मिशन जो मैंने आपको बताया कैबिनेट मिशन 1946 के बारे में, इसकी कुछ मुख्य बातें हैं उसको मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोग क्लास को ध्यान से अटेंड कीजिएगा। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रही है इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ओके, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए कैबिनेट मिशन योजना की मुख्य बातें क्या हैं। कैबिनेट मिशन प्लान ब्रिटिश प्रांतों और देशी राज्यों को मिलाकर के एक भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। फिर क्या होता है, भारतीय संघ के अधीन परराष्ट्र नीति यानी कि प्रतिरक्षा और संचार व्यवस्था रहेगी, जिसके लिए आवश्यक धन भी संघ को ही जुटाना होगा। नेक्स्ट कहता है संघ की एक कार्यपालिका और विधानमंडल होगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों और देशी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अन्य सभी विषय जो है वो सरकार के अधीन होंगे। ठीक है, अन्य सभी विषय किसके अधीन होंगे? सरकार के अधीन होंगे। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है, तीसरा पॉइंट है प्रांतों को यह अधिकार दिया गया कि वे अलग शासन संबंधी समूह बनाएं, जिसमें क्या हो, जिसमें भारत के विभिन्न प्रांतों को 3 समूहों में बांटा गया। पहला कौन सा प्रांत था? मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा। दूसरे पार्ट में दिया गया था उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध। तीसरे पार्ट में दिया गया था बंगाल और असम। प्रत्येक समूह को अधिकार दिया गया था कि वह अपने विषय के संबंध में निर्णय ले और शेष विषय प्रति प्रांतीय मंत्रिमंडल को सौंप दे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है। इस पॉइंट में फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि प्रांतों को यह अधिकार दिया गया था कि वो अलग अलग शासन संबंधी समूह बनाएं, जिसमें क्या हो सके, जिसमें भारत के विभिन्न प्रांतों को 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से 3 भाग मैंने आपको बता दिया, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहले में मैंने आपको मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और बिहार और उड़ीसा में बांटा गया। दूसरे भाग में जो बांटा गया था उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब और सिंध को। इसके बाद तीसरा जो बांटा गया था वो बांटा गया था बंगाल और असम में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कहता है कि प्रत्येक समूह को अधिकार दिया गया कि वह अपने विषय के संबंध में निर्णय ले और शेष विषय प्रांतीय मंत्रिमंडल को सौंप दे। इसके बाद कहता है देशी राज्यों के द्वारा जो विषय संघ को नहीं सौंपे जाएंगे उन पर देशी राज्यों का ही अधिकार होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि जो भी देशी राज्यों के द्वारा जो विषय संघ को नहीं सौंपे जाएं उनको क्या किया जाए, उनको देशी राज्यों का ही अधिकार होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को कहानी समझ में आ रही है। इसके आगे देखिए आपका 5वां 6वां पॉइंट क्या कह रहा है। 5वां पॉइंट में कह रहा है संविधान के निर्माण के बाद ब्रिटिश सरकार देशी राज्यों को सार्वभौम सर्वप्रभुता का अधिकार हस्तांतरित कर देगी और भारतीय संघ में सम्मिलित होने अथवा उससे अलग रहने का निर्णय जो है वो देशी राज्य स्वयं करेंगे। ओके, नेक्स्ट कहता है योजना के कार्यान्वित होने के 10 वर्ष पश्चात या प्रत्येक 10 वर्ष पर प्रांतीय विधानमंडल बहुमत द्वारा संविधान की धाराओं पर पुनर्विचार कर सकता है। ओके, तो यहाँ तक की कहानी आप सभी को समझ में आया जो मैंने आपको बताया मुख्य बातें क्या क्या थी। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित बातें कैबिनेट मिशन में निहित थी। तो कौन कौन सी बातें जो है फ्रेंड्स जो कैबिनेट मिशन में निहित हैं जो कि संविधान के निर्माण से संबंधित है। ओके, तो पहला पॉइंट कह रहा है प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रांतों के संविधान सभा में प्रतिनिधित्व आबादी जो है आधार पर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है प्रांतों के जो संविधान सभा में प्रतिनिधित्व आबादी के आधार पर दिया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्गों को आबादी से अधिक स्थान देने की प्रथा जो है समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है कि रियासतों को भी जनसंख्या के आधार पर ही प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। रियासतों को किस पे दिया जाएगा? जनसंख्या के आधार पर ही प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान सभा की बैठक जो है वो दिल्ली में होगी और प्रारंभिक बैठक जो है वो अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों का चुनाव
कर लिया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रांतों के लिए अलग संविधान की व्यवस्था भी योजना के अंतर्गत थी। प्रत्येक समूह जो है वो अपने संविधान के संबंध में तथा संघ में रहने का निर्णय करेगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि केंद्र में एक अस्थायी सरकार की स्थापना होगी और जिसमें उसमें क्या होगा, उसमें भारत के सभी प्रमुख दलों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्रीय शासन के सभी विभाग इन प्रतिनिधियों के अधीन रहेंगे तथा वायसराय इनकी अध्यक्षता करेंगे। ओके, समझ में आया सभी को? कोई डाउट तो कमेंट करके पूछिएगा। नेक्स्ट कह रहा है इसके आगे सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि इंग्लैंड का जो है, इंग्लैंड भारत को सत्ता सौंप देगा और इस सिलसिले में जो मामले उत्पन्न हो उन्हें तय करने के लिए भारत और इंग्लैंड के बीच एक संधि होगी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंग्लैंड जो है वो भारत को सत्ता अपना सौंप देगा और इस सिलसिले में जो मामले उत्पन्न हो उन्हें तय करने के लिए भारत और इंग्लैंड के बीच एक संधि होगी। ओके, नेक्स्ट कह रहा है अंततः 14 जून 1946 को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस योजना को स्वीकृति दे दिया और हिंदू महासभा तथा साम्यवादी दल से क्या होता है, दल ने इनकी कटु आलोचना की और अंतरिम में क्या हुआ, अंतिम में सरकार की स्थापना के प्रश्न पर कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में मतभेद हो गया और मुस्लिम लीग ने क्या किया, मुस्लिम लीग ने दावा किया कि वह कांग्रेस के बिना ही अंतिम सरकार का निर्णय कर लेगी। लेकिन वायसराय ने क्या किया, वायसराय ने लीग के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और 1946 के चुनाव में निर्वाचन के लिए क्या किया, निर्धारित कुल 102 स्थानों में कांग्रेस को 59 स्थान दिया गया, 59 स्थान दिया गया और मुस्लिम लीग को मात्र 30 स्थान प्राप्त हुए। ठीक है, फिर क्या होता है, मुस्लिम लीग को इस चुनाव परिणाम से घोर निराशा हुई और 8 अगस्त 1946 ईस्वी की कांग्रेस की कार्य समिति ने क्या किया, प्रस्ताव पारित कर दिया। नेक्स्ट कहता है कि अंतरिम सरकार बनाने की योजना जो है वो स्वीकार कर ली जाए। ठीक है, फिर क्या कहता है, अंतिम सरकार ने 2 सितंबर 1946 को अपना कार्यभार संभाल लिया और पंडित नेहरू जो है इसके प्रधानमंत्री बने। आगे क्या हुआ, आगे चल करके वायसराय की सलाह पर मुस्लिम लीग ने अक्टूबर 1946 को सरकार में शामिल होना स्वीकार कर लिया। लेकिन क्या होता है, लेकिन सरकार जो है, सरकार को सहयोग देने के बदले ये हमेशा उसमें कार्य में अड़ंगा डालती रही। कैबिनेट मिशन ने क्या किया, भारत के विभाजन का मार्ग तैयार कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है आज मैंने आपको कैबिनेट मिशन 1946 की जो है मुख्य बातें और इससे होने वाले क्या क्या प्रॉब्लम थी, किस प्रकार से आपकी जो है संविधान के निर्माण में संबंधित निम्नलिखित बातें कौन कौन सी थी, कैबिनेट मिशन में निहित थी, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद कैबिनेट मिशन की मुख्य बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है, आज की क्लास कैसे लगी आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। जो नेक्स्ट क्लास होगी फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी भारतीय संविधान आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। ठीक है, कौन कौन सी संस्थाएं थी, उसकी किस वर्ष स्थापना हुई और उसके संस्थापक कौन थे। ठीक है, कल की क्लास में ये सब मैं आपको बताऊंगी। वो भी जो है फ्रेंड्स, जो चैप्टर में कल की क्लास में कराऊंगी वो भी आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और अपनी पढ़ाई आप लोग ध्यान से कीजिए। और रात को फ्रेंड्स जो है रात में 9:30 से 10 के बीच में मैं लाइव आती हूँ। आप लोगों को जो भी पूछना हो करे आप लोग पूछ लिया करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी से।